In yesterday's class, we have started the human nervous system. और मैं थोड़ा सा रिकॉल करूंगा, रिकैप करूंगा। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में मैंने आपको टाइप्स बताए थे कि जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसके दो टाइप्स है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बच्चों, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके भी दो पार्ट्स हैं, ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड। इसके बाद में बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन से जो न्यूरॉन, जो नर्व निकलती है, पेरिफेरल नर्व निकलती है उनके द्वारा, और जो स्पाइनल कोर्ड से जो नर्व निकलती है उनके द्वारा बनता है। आगे बात करेंगे पेरिफेरल नर्व। तो जो ब्रेन से जो नर्व निकलती है उन्हें हम कहते हैं क्रेनियल नर्व, और जो स्पाइनल कोर्ड से जो नर्व निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पाइनल नर्व। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके भी दो पार्ट्स हैं, एक तो है वॉलंटरी नर्वस सिस्टम और एक है इनवॉलंटरी या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो वॉलंटरी नर्वस सिस्टम है वो अंडर द आवर विल, हमारी विल पावर के अनुसार काम करता है। हम जिन बॉडी ऑर्गन्स को या बॉडी पार्ट्स को मूव करवाना चाहते हैं तो हमारी विल पावर उस पर काम करती है। आगे बात समझना, आप वॉक करना चाहते हो, आप कुछ राइटिंग करना चाहते हो, तो ये सब वॉलंटरी एक्शंस में आते हैं, ऐच्छिक क्रियाओं में आते हैं। सेकंड लेते हैं बच्चों इनवॉलंटरी एक्शंस या नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो जो इनवॉलंटरी है यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम है इसमें हमारी विल पावर काम नहीं करती है, ये ऑटोनॉमिक होती है, अपने आप ही कंट्रोल होती है। और इनके अंदर ये हमारे जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं, जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं, जिन्हें हम विसरल ऑर्गन्स कहते हैं, उनकी फंक्शनिंग को ये रेगुलेट करते हैं। तो बात करते हैं बच्चों, तो हम बात करते हैं इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम की। तो ये क्या करता है कि हमारे जो विसरल ऑर्गन्स हैं उनको कंट्रोल करता है, ह्यूमन हार्ट है, स्टमक है, इंटेस्टाइन, इनकी फंक्शनिंग को। अब इसके भी दो पार्ट हैं, एक तो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इनके क्या है, अपोजिट फंक्शन है। मान लो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो मान लो नॉर एड्रेनलिन रिलीज करता है। मान लो इससे क्या हो गया, ब्लड प्रेशर रेज सपोज करो, तो ब्लड प्रेशर को इन्होंने बढ़ा दिया। जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक है उसका जो हार्मोन होगा, जो एड्रेनलिन हार्मोन है, या उसका जो फंक्शन एक्शन होगा, उसके कारण से जो ब्लड प्रेशर है वो स्लो हो जाएगा। यानी कि एक ही फंक्शन के ऊपर अपोजिट इफेक्ट आएगा, सिंपैथेटिक का अपोजिट और पैरासिम्पैथेटिक का अपोजिट। आगे बात समझ में, मान लो सिंपैथेटिक जो है नर्वस सिस्टम, मान लो हमारी आई की जो प्यूपिल है उसको डायलेट करता है, तो जो पैरासिम्पैथेटिक है वो उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। बात समझ में आ गई आपको? तो ये कुछ कंसेप्ट है। तो कल बच्चों हमने डिस्कस किया था ह्यूमन ब्रेन के बारे में। मैं फटाफट उनके फंक्शंस डिस्कस करूंगा। आज अपन बात कर रहे हैं ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर में। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि मैं नहीं समझ में आया और देख लेना। ठीक है, जो ह्यूमन ब्रेन है उनकी स्टडी को, उनके फंक्शन, उनकी स्ट्रक्चर की स्टडीज को हम एंसेफेलॉजी कहते हैं। ह्यूमन ब्रेन हमारे नर्वस सिस्टम का 98% पार्ट फॉर्म करता है। ये कई सारी न्यूरॉन और नर्व सेल्स के एग्रीगेशन से बनता है। बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। और इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं। जो फ्रंट पार्ट है उसे हम फोर ब्रेन कहते हैं। जो मिड पार्ट है ये मिड ब्रेन है, और जो ये पार्ट है ये इसे हम हिंड ब्रेन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, हिंड ब्रेन कहते हैं। फोर ब्रेन के अंदर भी जो है ये वाला जो पार्ट है फोर ब्रेन का, जो 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, तो इसे हम सेरेब्रम कहते हैं। ये इंटरनली एक नर्व बैंड के द्वारा कनेक्टेड रहता है, जिसे हम कॉर्पस कैलोजम कहते हैं। आगे बात समझ में। और इसके एंटीरियर पार्ट में नीचे जो लॉब्स होते हैं उन्हें हम जो सेरेब्रल लॉब्स होते हैं उन्हें हम ऑल्फैक्टरी लॉब्स कहते हैं, जो कि स्मेल, जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, जो सुगंध लेने की, जो स्मेल की जो सेंसेशंस हैं उनको वो ब्रेन में पहुंचाते हैं, सेरेब्रम पार्ट में पहुंचाते हैं। और उसके अलावा के अंदर एक पार्ट है सेरेब्रम, जो इनके फंक्शन भी हम डिस्कस करेंगे। सेरेब्रम का जो इंटीरियर पार्ट है उसे हम डाईएनसेफेलॉन कहते हैं। डाईएनसेफेलॉन के रूट को हम एपिथैलेमस कहते हैं। उनके लेटरल पार्ट को हम थैलेमस, प्लूरल वर्ड थैलेमाई है, और इसके फ्लोर को हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। फटाफट ले रहे हैं क्योंकि कल ये हम समझ चुके हैं। और इनके जो हाइपोथैलेमस का जो स्टॉक है नीचे की तरफ,
यहाँ से एक और ग्लैंड है, इसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। आगे बात मुझे तो ये हो गया बच्चों फोर ब्रेन का पार्ट। फिर बात करते हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन जो है छोटा पार्ट है, और मिड ब्रेन के अंदर जो नर्व फाइबर्स होते हैं इन्हें हम सेरेब्रल पेडंकल्स कहते हैं या क्रूरा सेरेब्राई कहते हैं। क्रूरा सेरेब्राई मैं लिख के बता देता हूँ, सेरेब्रल पेडंकल्स, और वैसे मैं कल बता चुका हूँ ये सेरेब्रल पेडंकल या क्रूरा सेरेब्राई कहते हैं। और इनके अंदर बेटा जो फोर स्वेलिंग्स है, उन फोर स्वेलिंग्स को हम कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना। तो ऊपर की जो फोर स्वेलिंग्स होती है इनकी मिड ब्रेन की, ठीक है ना, तो वो सुपीरियर होगी, नीचे की जो दो होगी वो इंफीरियर स्वेलिंग्स होगी। तो जो ऊपर की जो कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना की दो स्वेलिंग्स हैं वो देखने की क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं, और जो नीचे की दो स्वेलिंग्स होती है मिड ब्रेन के अंदर वो सुनने की जो क्रियाएं हैं या जो रिएक्शन है उनको वो कंट्रोल करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं हिंड ब्रेन की। जो हिंड ब्रेन पार्ट है बेटा, हिंड ब्रेन में तीन पार्ट है। एक तो है पोन्स, ये क्रॉस नर्व बैंड है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है जो स्पाइनल कोड से कनेक्ट होते हैं, और ये जो पार्ट है ये मस्कुलर पार्ट है, इसे हम सेरिबेलम कहते हैं, ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। तो इस तरीके से तो ये अपना बेटा ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। एक और चीज पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा है ना, तो ये जो पोन्स मेडुला ऑब्लोंगेटा सेरिबेलम है इनको क्या कहते हैं, फोर ब्रेन से कौन कनेक्ट करता है, पोन्स कनेक्ट करता है। तो जो भी सेंसेशंस है वो जो भी मैसेज है वो फोर ब्रेन तक पहुंचाने का काम पोन्स करता है। इसके अलावा बच्चों जो सेरेब्रल पार्ट है इसमें मैंने आपको बताया कि दो गोले हैं, दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर के लिए मैंने अलग से एक डायग्राम और बनाया है, ये डायग्राम आप सभी को दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ये जो लॉब होते हैं ना, तो इसके अंदर क्या है कि चार भाग है। तो जो एंटीरियर भाग होता है, जो एंटीरियर पार्ट होता है उसे हम फ्रंटल लोब कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रंटल लोब कहते हैं। आधी बात समझ में। इसके बाद में जो सुपीरियर पार्ट है उसे हम पैराइटल लॉब कहते हैं। क्या कहते हैं, पैराइटल लॉब कहते हैं। फिर जो लेटरल पार्ट है, जो लॉब के ये जो लेटरल पार्ट है इन्हें हम टेम्पोरल लॉब कहते हैं, और जो बैक पार्ट है, हिंड पार्ट है, इसे हम ऑक्सीपिटल लॉब कहते हैं। तो एंटीरियर फ्रंटल, सुपीरियर जो हो गया पैराइटल लॉब, और जो साइड के जो पार्ट है उन्हें हम टेम्पोरल लॉब, और जो हिंड पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीपिटल लॉब कहते हैं। ऑक्सीपिटल लॉब कहते हैं। तो बच्चों ये आपको समझ में आया। अब बच्चों अपन डिस्कस करेंगे फंक्शंस के बारे में कि ह्यूमन ब्रेन के डिफरेंट पार्ट के फंक्शंस क्या हैं। बच्चों जो फोर ब्रेन है उनके अंदर जो फंक्शंस के लिए मैं बात करूं तो जो ऑल्फैक्टरी लॉब्स होते हैं उनके अंदर स्मेलिंग की जो है सेंसेशन मैसेज आते हैं आगे, जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के द्वारा, फिर बाद में मैसेज जो है स्मेल के आते हैं। आगे बात समझ में। फिर बात करते हैं सेरेब्रम पार्ट की। तो सेरेब्रम पार्ट में मैंने बताया आपको फ्रंटल लॉब, पैराइटल लॉब, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। तो इसमें क्या है बेटा, अलग अलग जो है स्पोर्ट्स, जो सुनने की क्रियाओं को, जो देखने की रिएक्शंस को, ठीक है ना, स्पीच की, ठीक है ना, अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं जो इन सभी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा टच है, हीट है, टेम्परेचर का है, पेन का है, ये सब सेंसेशन जो है इनके डिफरेंट पार्ट्स के द्वारा जो है कंट्रोल होते हैं। तो इस सेरेब्रम के अंदर अलग अलग स्पोर्ट्स हैं जो डिफरेंट वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों हाइपोथैलेमस की। बच्चों हाइपोथैलेमस, हमें भूख लगी है उसको उस मैसेज को पता लगाता है, ठीक है ना, हमारी हंगर और फुलनेस को पता लगाता है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी में होम्योस्टैसिस जो है, होम्योस्टैसिस कहते हैं बैलेंस कंडीशन को। आज ह्यूमन बीइंग कहीं भी चला जाए तो उसके बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बैलेंस रहता है। आगे बात समझ में। तो ये क्यों पॉसिबल हो पा रहा है, हाइपोथैलेमस के कारण से, क्योंकि हाइपोथैलेमस
जो बॉडी की जितनी भी अदर ग्लैंड है, जैसे हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है बॉडी की अदर ग्लैंड को। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखता है। बच्चों हाइपोथैलेमस के द्वारा कम से कम 10 से 12 टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इनमें 10 हार्मोन तो पिट्यूटरी ग्लैंड के 4 पार्ट में आ जाते हैं, आगे बात समझ में, और वहां से फिर वो कई सारे डिफरेंट हार्मोन्स को रिलीज और इनहिबिट करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। और 2 हार्मोन ऐसे हैं जो बनते हैं हाइपोथैलेमस में और वो स्टोर होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट में, और वहां से फिर वो रिलीज होते हैं। तो हाइपोथैलेमस एक मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड के रूप में रोल प्ले करती है और बॉडी में होम्योस्टेसिस यानी कि बैलेंस जो सिचुएशन है, बैलेंस जो कंडीशंस हैं, उनको वो मेंटेन रखती है। अब बात करते हैं बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड भी हम एंडोक्राइन ग्लैंड में डिस्कस करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड भी ब्रेन का पार्ट है, 3 साइज होती है ये, और इनके द्वारा जो डिफरेंट टाइप के जो हार्मोन्स हैं वो बॉडी की अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल एंड रेगुलेट करते हैं, और इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसको बच्चों हम एंडोक्राइन ग्लैंड के पार्ट में ज्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके बाद में लेते हैं हम मिड ब्रेन। बच्चों जो मिड ब्रेन है ये हमारे अंदर रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करती है। मैंने आपको बताया कि इसकी जो 4 स्वेलिंग्स है, जिसमें 2 सुपीरियर जो स्वेलिंग्स है साइट रिफ्लेक्शन या विजिबिलिटी के जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करते हैं। और उसके अलावा बेटा इसमें जो इंफीरियर जो स्वेलिंग्स होती हैं वो ऑडिटरी जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं उनको वो कंट्रोल करती है। तो मिड ब्रेन का ये फंक्शन रहता है। इसके बाद में अच्छा, मिड ब्रेन के बैक साइड में ये पीनियल ग्लैंड है, तो इसको भी हम एंडोक्राइन ग्लैंड में पढ़ेंगे। ये बॉडी की क्लॉक को सेट रखती है, बॉडी की क्लॉक को ये सेट रखती है। इसके बाद में लेते हैं हम हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के अंदर मैंने बताया आपको 3 पार्ट है, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम। जो पोन्स हैं ये क्रॉस नर्व बैंड्स हैं जो कि कनेक्ट करते हैं मेडुला और सेरिबेलम को फ्रंट पार्ट फोर ब्रेन से। आगे बात समझिए, जो सेरिबेलम है ये हमारी बॉडी को बैलेंस करता है, हमारी जो मसल्स हैं उनकी बैलेंसिंग करता है। आप सीधे चल रहे हो, स्ट्रेट वॉकिंग कर रहे हो, आप पाँव से कोई पेन उठा रहे हो, ठीक है ना, आप झुक रहे हो, ठीक है ना, आप साइकिल राइडिंग कर रहे हो, बाईसाइकिल राइडिंग कर रहे हो, आप हॉर्स राइडिंग कर रहे हो, आप ठीक है ना ड्राइविंग कर रहे हो। तो ये जितनी भी कंडीशंस है उसमें आपकी बॉडी को जो बैलेंस रखने का काम है वो कौन करता है? सेरिबेलम करता है। तो सेरिबेलम वो पार्ट है जो बैलेंसिंग का रोल प्ले करता है। अगर किसी के सेरिबेलम में इंजरी हो जाए, सेरिबेलम एट्रोफी हो जाए, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में बॉडी फिर बैलेंस नहीं रहती है, व्यक्ति हिलता डुलता हुआ जो है मूवमेंट करता है। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से फिर लेते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो कई सारी इनवॉलेंटरी एक्शंस को, इनवॉलेंटरी रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। आगे बात समझ में, हमारी हार्ट की फंक्शनिंग को, हमारी इंटेस्टाइन की फंक्शनिंग को, हमारे स्टमक की फंक्शनिंग को, आगे बात समझ है हमारे डाइजेशन को, हमारे रेस्पिरेशन को, आगे बात समझ में, इन सबको ये कंट्रोल। तो इनवॉलेंटरी जो एक्शंस हैं काफी सारे वो मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा कंट्रोल होते हैं, रेगुलेट होते हैं। अच्छा बच्चों, जो पोन्स है ना, जो पोन्स पार्ट है उसके अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। तो ये भी हमारे इनहेलेशन को और एक्सहेलेशन को, यानी कि ब्रीदिंग को ये कंट्रोल करता है। आगे बात समझ में। तो बच्चों कुछ इस तरीके से जो है ह्यूमन ब्रेन का टॉपिक था। अच्छा, ह्यूमन ब्रेन के अंदर जो सेरिब्रम पार्ट है, सेरिब्रम पार्ट के अंदर जो एलिवेशन है, जो उभार है, आप देख रहे होंगे ये इस तरीके से ना, तो जो एलिवेशन या उभार है इन्हें हम गायरी कहते हैं, और जो डिप्रेशन है उन्हें हम सल्काई कहते हैं। आगे बात समझ में। तो सेरिब्रम का जो आउटर पेरिफेरल पार्ट है उसे हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, जिसके अंदर फ्लूइड पाया जाता है, जिसे हम ग्रे मैटर भी कहते हैं, ठीक है ना। और जो मिडिल पार्ट है उसे हम सेरिब्रल मेडुला कहते हैं। आगे बात समझ में। और सेरिब्रल मेडुला कहते हैं, कुछ हिस्से को हम व्हाइट मैटर भी कहते हैं, व्हाइट पार्ट भी कहते हैं। आगे बात समझ में। तो ये एक बात थी। अब हम बात करते हैं स्पाइनल कोड की। बच्चों जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है उससे पीछे जो स्पाइनल कोड कनेक्ट होती है, मेडुला ऑब्लोंगेटा का टर्मिनल पार्ट स्पाइनल कोड से कनेक्ट होता है, जो कि हमारे वर्टेब्रल कॉलम, हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर, वर्टेब्रल कॉलम के अंदर जो है स्पाइनल कोड जो है रन करता है। आगे बात में इसमें कई सारे नर्व होती है,
उसमें सेंसरी नर्व भी होती है, असेंडिंग न्यूरॉन्स भी होती है और डिसेंडिंग न्यूरॉन यानी कि मोटर न्यूरॉन्स भी पाई जाती है। और बीच में एक सेंट्रल कैविटी होती है, सेंट्रल कैनाल होती है जिसमें फ्लूइड भरा रहता है और ये वर्टेब्रल कॉलम के द्वारा प्रोटेक्टेड रहती है। और जो स्पाइनल कोड है उनका फंक्शन है जो रिफ्लेक्स एक्शन, ध्यान से सुनिए आप, जो स्पाइनल कोड है उनका फंक्शन है कि जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं उनको वो रेगुलेट करती है, उनको कंट्रोल करती है। आगे बात समझ में, तो रिफ्लेक्स एक्शन का जो कंट्रोल जो है स्पाइनल कोड के द्वारा होता है। और इसके अलावा जो दूसरा फंक्शन ये है कि जो सेंसरी इंपल्सेस हैं या मैसेजेस हैं और जो मोटर इंपल्सेस हैं उनको टू एंड फ्रो ट्रांसमिट करती है। आगे बात समझ में, जो स्पाइनल कोड है उनमें सेंसरी और मोटर दोनों न्यूरॉन होने के कारण से जो सेंसरी इंपल्सेस हैं उनको टू और जो मोटर इंपल्सेस उनको प्रो मूवमेंट करवाती है। आगे बात समझ में, तो ये स्पाइनल कोड का टॉपिक था। इसके बाद में बात करते हैं हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसके वो बनते हैं ब्रेन की जो पेरिफेरल नर्व्स हैं और जो स्पाइनल कोड की जो पेरिफेरल नर्व्स हैं उनके द्वारा। आगे बात समझ में, तो जो ब्रेन से जो नर्व निकलती है उन्हें हम क्रेनियल नर्व कहते हैं। जो ब्रेन से जो नर्व निकलती है उन्हें हम क्रेनियल नर्व कहते हैं। बच्चों हमारे अंदर मन के अंदर जो क्रेनियल नर्व है, मन के अंदर जो क्रेनियल नर्व हैं वो अप्रोक्सीमेटली 12 पेयर्स होती है बेटा, 12 पेयर। ह्यूमन के अंदर जो क्रेनियल नर्व है वो 12 पेयर होती है। ये कंपटीशन का क्वेश्चन, आगे बात करेंगे। और जो स्पाइनल नर्व है उसके अंदर 31 पेयर कितने होते हैं? जो स्पाइनल नर्व है वो 31 पेयर होती है। ये भी कंपटीशन का क्वेश्चन है, आगे बात समझ में, तो ये चीज ध्यान रखना। और जो स्पाइनल कोड है उनसे जो पेरिफेरल नर्व निकलती है जो इंटरवर्टेब्रल स्पेसेस है, मतलब एक वर्टिब्रा और दूसरी वर्टिब्रा के साइड में या बीच में जो स्पेस है वहां से वो निकलती है। तो स्पाइनल कोड से जो पेरिफेरल नर्व निकलती है वो कई दूर तो उसके पैरेलल चलती है और पैरेलल चलने के बाद में जो स्पेस जहाँ पे उनको मिलते हैं वहां से वो बाहर एमर्ज हो जाती है और बॉडी के डिफरेंट ब्रांचेस में चली जाती है, सॉरी डिफरेंट पार्ट्स में वो चली जाती है। आगे बात समझ में, तो ये है। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके भी दो पार्ट है, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। तो जो पेरिफेरल नर्व है वो क्या करती हैं, डिफरेंट ऑर्गन में फैल के और मसल्स वगैरह में, और वॉलंटरी जो एक्शंस हैं, जो वॉलंटरी रिएक्शंस हैं उनको वो कंट्रोल रेगुलेट करती है, जिनमें हमारी विल पावर फंक्शन करती है, प्ले करती है। फिर लेते हैं जो पेरिफेरल नर्व है क्रेनियल और स्पाइनल, इनके द्वारा जो सब नर्व निकलती है, सब ब्रांचेस निकलती हैं, वो बॉडी के विसरल ऑर्गन या इंटरनल ऑर्गन में चली जाती है, उनसे कनेक्ट हो जाती है और उनके द्वारा जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं बॉडी के वो सारे कंट्रोल होते हैं। तो ये हो गया इनवॉलेंट्री या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट। अब बेटा जो इनवॉलेंट्री या जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसके भी दो पार्ट हैं। एक तो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक तो है बेटा जो इनवॉलेंट्री में, एक तो है आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सेकंड है, हाँ सर बात करवा दो। हेलो, बच्चों हाँ हाँ, तो बेटा जो इनवॉलेंट्री या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है इसके अंदर दो पार्ट हो गए, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो ये मैंने आपको बताया कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो अगर किसी भी फंक्शन या बॉडी की एक्शन को कंट्रोल कर रहा है तो
ठीक अपोजिट वर्क किसका होगा, पैरासिम्पैथेटिक। आगे बात समझिए, मान लो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसके द्वारा मान लो नॉर एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, तो ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को राइज करता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है और जो आईज की पिपिल उसको डायलेट करता है, ठीक है ना। तो जो पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन नर्वस सिस्टम है उसका अपोजिट फंक्शन हो गया कि वो ब्लड प्रेशर को स्लो कर देता है, ब्लड वेसल्स को फैला देता है और जो पिपिल है उसको वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। तो ये इनके अपोजिट पार्ट है। आगे बात समझते हैं। तो ये था बेटा नर्वस सिस्टम का पार्ट। अब हम बात करते हैं कैसे जो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम का प्रोटेक्शन होता है। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन की। बच्चों जो ह्यूमन ब्रेन है वो काफी सॉफ्ट और क्या कहते हैं नाजुक सा ऑर्गन है ना, तो उसको इंजरी पहुंचने बहुत बड़ी मुश्किल है, ठीक है ना। लेकिन भगवान ने पता नहीं क्या सिस्टम बनाया है कि एकदम वो प्रोटेक्टेड है। सबसे पहले तो जो बोनी स्कल है, जो हार्ड बोन का जो स्कल है ब्रेन ना, तो जिसे हम क्रेनियम कहते हैं। आगे पास क्या कहते हैं, स्कल, स्कल खोपड़ी या क्रेनियम कहते हैं। आगे बात में इसके अंदर वो प्रोटेक्टेड है। तो पहले तो हो गया हार्ड बोनी स्कल, आगे खोपड़ी हो गई। उसके बाद में अंदर 3 मेम्ब्रेन पाई जाती है, 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन पाई जाती है। ध्यान से सुनिए बच्चों। फर्स्ट तो अपन ले रहे हैं बोनी स्कल, जो प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है ना। प्रोटेक्शन के लिए पहला हो गया बोनी स्कल, ये तो उसके लिए हो गया। और जो स्पाइनल कोड है उसके लिए हो गई वर्टेब्रल कॉलम। स्पाइनल कोड के लिए क्या हो गया, वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है, वर्टेब्रल कॉलम। सेकंड हम लेते हैं मेम्ब्रेन, ठीक है, इन्हें हम मेनिंजेस, ठीक है बच्चों। जो ब्रेन और स्पाइनल कोड है वो 3 मेम्ब्रेन के द्वारा भी प्रोटेक्टेड रहता है ना। तो इन मेम्ब्रेन को सिंगल को मैनिक्स कहते हैं। सिंगुलर जो टर्म है इसके लिए वो है मैनिक्स, ठीक है। और इसका प्लूरल होता है मेनिंजेस। तो बच्चों 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं। फर्स्ट है ड्यूरा मैटर, फर्स्ट है ड्यूरा मैटर, और सेकंड है एरेक्नोइड, सेकंड है एरेक्नोइड, और थर्ड है पाया मैटर। थर्ड वन इज द पाया मैटर, थर्ड इज द पाया मैटर। एक बात समझ में देखो, फर्स्ट है ड्यूरा मैटर, जो सबसे बाहर की होती है, बोनी स्कल के जस्ट नीचे और वर्टेब्रल कॉलम के जस्ट नीचे होगी ड्यूरा मैटर, और फिर होगी एरेक्नोइड सेकंड नंबर पर, और सबसे इनर जो मेम्ब्रेन है पाया मैटर। आखिरी बात समझ में। अब बच्चों ये 3 मेम्ब्रेन, बोनी स्कल हो गया और वर्टेब्रल कॉलम हो गया, फिर ये 3 मेम्ब्रेन होगी, और इन 3 मेम्ब्रेन के बीच में, स्पेशली एरेक्नोइड और पाया मैटर के बीच में बच्चों एक फ्लूइड होता है, एक जेली लाइक फ्लूइड और होता है। उस फ्लूइड को हम कहते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या कहते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ओके। इसे हम शॉर्ट में CSF भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। कोरोइड फ्लेक्सिस एक टर्म है बच्चों, कोरोइड फ्लेक्सिस, मैं यहां लिख देता हूं। एक सेकंड, पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं इसको, ध्यान से सुनिए। बोनी स्कल, वर्टेब्रल कॉलम गया, मेनिंजेस, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड, पाया मैटर, और एरेक्नोइड और पाया मैटर के बीच में एक फ्लूइड होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो इसमें जो है ये फ्लूइड है और इसके अंदर कई सारे मिनरल्स हैं, ऑक्सीजन है, ये सब भी होते हैं। और ये बनता कैसे, ये ब्लड से ही बनता है कि जब कोरोइड फ्लेक्सिस, कोरोइड फ्लेक्सिस कहते हैं ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है उनको कोरोइड फ्लेक्सिस कहते हैं। तो उनसे जब ब्लड फिल्टर के, ब्रेन की ब्लड वेसल से जब ब्लड फिल्टर होता है तो जो व्हाइट फ्लूइड निकलता है ब्रेन में उसे हम सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, जिसके अंदर मिनरल्स होते हैं, ऑक्सीजन होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये फ्लूइड क्या करता है कि एक कुशन प्रोवाइड कराता है। तो इससे क्या होता है, ब्रेन और प्रोटेक्टेड हो जाता है। उसके अलावा ब्रेन के डिफरेंट पार्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई है, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई है, मिनरल्स की सप्लाई है, ये सब CSF ही करता है। उसके अलावा ब्रेन की जो सेल्स से जो वेस्ट बनता है, जो यूरिया बनता है, जो और अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, उनको कलेक्ट भी CSF ही करता है।
इस तरीके से जो है ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है, स्पाइनल कोड प्रोटेक्टेड रहता है, इतना नाजुक ऑर्गन होने के बाद, इतना सॉफ्ट ऑर्गन होने के बाद भी। दूसरी बात है, जो ड्यूरामेटर जो मेम्ब्रेन है बेटा, वो बोनी स्कल एंड वर्टेब्रल कॉलम से ब्रेन को और स्पाइनल कोड को स्लिप नहीं होने देता, यानी कि चिपका देता है, अटैच कर देता है। ड्यूरामेटर क्या करता है, उसको अटैच कर देता है बोनी स्कल के साथ में और वर्टेब्रल कॉलम के साथ में, तो स्लिपिंग नहीं होती है। आगे बात समझ में? तो बच्चों इस तरीके से ह्यूमन नर्वस सिस्टम का पार्ट था और आज ये खत्म हो रहा है। कल हमने इसकी स्ट्रक्चर को समझा था, आज हमने फंक्शनिंग को समझ लिया। ठीक है बेटा, स्टेप बाय चल रहे हैं हम। और दूसरी बात ये है कि टॉपिक्स लेंदी होते हैं तो वो 1 या 2 क्लास या 3 क्लास में कंप्लीट हो पाते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के फंक्शंस की। बच्चों जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है हमारी बॉडी में कंट्रोल करता है, सेकेंड फंक्शन है कोऑर्डिनेशन करवाता है, थर्ड फंक्शन है कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, जो हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है हमारे ब्रेन को और हमें भी। ठीक है ना? फिर लेते हैं सराउंडिंग, जो हमारा सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसमें जो भी चेंजेस आते हैं उनको भी सेंस करवाता है। आगे बात समझ में? इसके अलावा जितनी भी वॉलंटरी एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है बॉडी में, जितनी भी इनवॉलंटरी एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम, और जितनी भी जो रिफ्लेक्स एक्शंस होती है जो हमें प्रोटेक्शन देती है एक तरीके से, उनको भी कौन कंट्रोल करता है? ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। आगे बात समझ में? अब नर्वस सिस्टम एक्शन कैसे करता है? एक्शन बेटा ऐसा है कि आपको दिमाग में आया कि आपको वर्क करना है। आगे बात समझ में? तो हमारा जो ब्रेन है वो ऑर्डर देता है, तो ऑर्डर इम्पल्स आते हैं हमारे ब्रेन से मेडुला ऑब्लांगा में, स्पाइनल कोड से, स्पाइनल कोड से जो पेरिफेरल नर्व है उनके द्वारा हमारी लिम्स यानी कि हाथ और पांव की मसल्स में मैसेज जाता है, इम्पल्स जाता है, और इम्पल्स जाते ही हम क्या करते हैं, बॉडी को मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन होता है जिससे हम हाथ और पांव हिलाते हैं और हम वॉक करना या मूवमेंट करना जो है शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। आगे बात समझ में? तो ये था। तो बेटा ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन जो नर्वस सिस्टम है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के अंदर बच्चों 3 सेक्शन है। एक तो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन, सेकंड है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, और थर्ड सेक्शन है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो अब हम शुरू करेंगे प्लांट के टॉपिक को कि प्लांट के अंदर कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। आगे बात समझिए। सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट की। तो प्लांट के अंदर कंट्रोल के लिए एंड कोऑर्डिनेशन के लिए कोई नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता, किसी भी प्रकार की न्यूरॉन्स नहीं पाए जाते, किसी भी प्रकार का ब्रेन जैसा ऑर्गन नहीं पाया जाता। आगे बात समझिए। पहला पॉइंट ये। सेकेंड पॉइंट ये है कि प्लांट्स के अंदर कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, इन केमिकल्स को हम हॉर्मोन्स कहते हैं। आगे बात समझ में? और प्लांट के हॉर्मोन्स को कहते हैं फाइटो हॉर्मोन्स। क्या कहते हैं? प्लांट के हॉर्मोन्स को कहते हैं फाइटो हॉर्मोन्स, जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो इन स्पेसिफिक केमिकल्स के द्वारा प्लांट्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। आगे बात समझ में? तो ये एक बात है। ठीक है ना? अब बात करते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी होते हैं और कुछ इंटरनल फैक्टर भी होते हैं जो प्लांट के अंदर चेंजेस को या प्लांट के अंदर मूवमेंट को कॉज करते हैं। आगे बात समझ में? तो सबसे पहले बात करते हैं हम रिसेप्टिव रीजन की, कि प्लांट के अंदर वो भाग जो रिसेप्शन करते हैं, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट है उसको जो है रिसेप्ट करते हैं, तो वो हो गया रिसेप्टिव रीजन। क्या हो गया वो? रिसेप्टिव रीजन। मान लो प्लांट की लीव्स के ऊपर सनलाइट गिर रही है, तो वो क्या हो गया? रिसेप्टिव रीजन हो गया। आगे बात समझिए। तो इससे क्या होगा, वहां उनकी सेल्स में कुछ चेंजेस आएंगे और उसकी वजह से प्लांट की लीव्स के अंदर जो भी चेंजेस है, मूवमेंट है या फोल्डिंग है या अनफोल्डिंग है, तो वो सब पॉसिबल होगी। आगे बात समझ में? सेकंड लेते हैं, प्लांट का वो भाग या लीव्स या स्टेम की टिप है जो सनलाइट की और मूवमेंट शो कर रही है या सनलाइट के अपोजिट मूवमेंट शो कर रही है, या रूट्स जो है जमीन की और मूवमेंट शो कर रही है, तो वो क्या हो गया? रेस्पॉन्सिव रीजन हो गया। क्या हो गया वो? रेस्पॉन्सिव रीजन हो गया। ठीक है बेटा? ये हो गया रेस्पॉन्सिव रीजन।
अब बात करते हैं स्टिमुलस की। बच्चों ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, भाई मजा तभी तो आता है कि आप किसी सब्जेक्ट को बहुत ही गहराई में पढ़ो, आगे बात समझ में। तो बच्चों 3 मिनट रहे हैं, फटाफट अपन इनको देख लेते हैं। स्टिमुलस क्या है? कोई भी एक्सटर्नल एजेंट या फैक्टर जो प्लांट्स के अंदर रेस्पॉन्स कॉज करता है, दैट इज द स्टिमुलस। क्या कहते हैं उसे हम? स्टिमुलस कहते हैं। और स्टिमुलस के अगेंस्ट जो भी रिएक्शन होती है प्लांट के अंदर, जो भी एक्शन होता है प्लांट के अंदर, दैट इज द रेस्पॉन्स। उसे हम क्या कहते हैं? रेस्पॉन्स कहते हैं। आगे बात समझ में। तो बेटा आज